बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉक 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे से मौजूद हैं सजातरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान का लिया का दौरा, सेहत इंसाफ कार्ड की तकरीब में उन्होंने खिताब किया है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कराची का दौरा किया है और उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की है और कुछ अहम बातें की हैं, उसको भी आज प्रोग्राम में शामिल करेंगे और ज़िक्र करेंगे मौजूदा दाखिली सियासी सूरत हाल में जो तल्ख जुमलों का अपोजिशन के दरमियान मुख्तलिफ जमातों के दरमियान जारी है उसका भी। और साथ साथ चौधरी निसार अली खान ने आज 2 साल 10 महीने के बाद हल्फ उठा लिया है और उनसे हल्फ कायम मकाम स्पीकर जनाब दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ने लिया। तो इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने ये हल्फ उठाना था 24 मई को, मगर वो नहीं उठा पाए थे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी के बायस। तो अब ये आज ये हल्फ जो है वो बाकायदा तौर पर उठाया गया है, तो इसके क्या असरात मुरतब होंगे। उसमें अहम बात यह है कि उन्होंने हुकूमती बेंचेस को चूज़ किया आज बैठने के लिए। तो ओवरऑल ये आज डिस्कशन करेंगे आज के प्रोग्राम में। सजातरीन साहब, सबसे पहले तो वज़ीर आज़म इमरान खान का लिया का दौरा, सेहत इंसाफ कार्ड के हवाले से उन्होंने ख़िताब किया है और ज़ाहिर है उन्होंने वही बातें की हैं कि ये जनाब वो स्टेप्स ले रहे हैं ताकि गरीब आदमी को, आम आदमी को फ़ायदा हो, सेहत के हवाले से जो मसाइल हम उठाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि वहाँ पे एक वाक़या हुआ था डाकुओं के हवाले से, जो वीडियो रिलीज़ हुई है उसका उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर जिक्र किया और अनाउंस किया कि उनके ख़िलाफ़ भी वो एक्शन लेंगे। लिये का दौरे का मकसद ये है कि जनूबी पंजाब के जो मसाइल हैं उसमें वज़ीर आज़म का दौरा कितनी हद तक मुस्बत तौर पर असरअंदाज हो सकता है। देखिए नकी साहब, मैं आपको अर्ज़ करूँ, मेरा और आपका ताल्लुक़ भी जनूबी पंजाब से है। जनूबी पंजाब का ये वाली जो साइड है, यहाँ से आप कभी जाने का आपको इत्तफ़ाक़ हो ट्रेन पर, तो आप रावलपिंडी से निकलें और आप मियाँ वाली से शुरू हो जाएं, बखर से लेके लिया और मुल्तान तक, मतलब मुल्तान में बड़ा हॉस्पिटल मौजूद है, रास्ते में कोई हॉस्पिटल नहीं है। और कई दफ़ा ऐसे हुआ है वहाँ जो लोगों के कोई अल्लाह न करे कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो वो लोग अगर सिर्फ इस वजह से ज़्यादा लोग जो हैं वो फौत हो जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं कि उस एक्सीडेंट के दौरान जो बखर से या मियाँ वाली से मुल्तान जाने का रास्ता है वो 3-4 घंटे का है और उस दौरान ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस पूरे एरिए में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं है। मैं समझता हूँ कि जनूबी पंजाब का सबसे पसमानदा इलाका ये है। इससे आगे राजनपुर की तरफ चले जाएं, डेरा गाजी खान की तरफ चले जाएं, और ये सारी पसमानदगी जो है वो हमारे उसमें आई हुई, हिस्से में आई हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसाफ कार्ड जो हैं, मैं इनका मुखालफ नहीं हूँ, इंसाफ कार्ड मिलने चाहिए, लेकिन ये इंसाफ कार्ड से, ऐसे कार्डों से दुनिया भर में मसले हल नहीं होते। आप हॉस्पिटल्स को इस मयार पे बनाएं, हॉस्पिटल इतने अच्छे बना दें कि हर आदमी जिसके पास कार्ड हो ना हो, वो कहीं मतलब एक डिस्ट्रिक्ट का शहरी है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का शहरी है, हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड इतना इंटरनेशनल सतह पे होना चाहिए कि लोग वहाँ जाएं, उनको दवाइयाँ मिलें और जाके उनका इलाज हो। ये जो आप कार्ड दे रहे हैं, ये कितने लोगों को आप देंगे? ये 22 करोड़ का मुल्क है, आप किस किस को कार्ड देंगे और किस किस को आप वो जो है, जो कार्ड के बगैर हैं वो महरूमियत का शिकार हो जाए, वो उनकी किस्मत में मौत लिख दी जाए, उनकी किस्मत में मसाइल लिख दिए जाएँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कार्ड जो हैं, इन कार्ड्स पर जितने पैसे खर्च हो रहे हैं, बजाय इसके कि ये पैसे जो हैं वो ज़ाया चले जाएं, या कुछ लोग कार्ड्स रखने के बावजूद भी हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पाएंगे, वो बजट लैप्स हो जाएगा। तो वही हम अगर हॉस्पिटल नए बना दिए जाएँ, इस एरिए में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, जो मैंने आपको कहा, बखर, मियाँ वाली और उसके बाद लिया और आगे डेरा गाजी खान वाली जो पट्टी है, वहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं। राजनपुर से जो पेशेंट्स हैं, बल्कि कोयटा और अपना बार खान और ये रखनी से पेशेंट भी नेक्स्ट हॉस्पिटल मुल्तान में आते हैं। ख़ुद मुल्तान शहर और उसके इर्द गिर्द जो छोटे शहर हैं, वहाँ आबादी बहुत बढ़ गई है, तो उस आबादी का भी उस हॉस्पिटल पर रश होता है। मुझे अभी चंद माह पहले वहाँ जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ, तो वहाँ सूरत हाल इतने ज़्यादा ख़राब है कि वो निश्तर हॉस्पिटल जैसे 2-3 हॉस्पिटल अगर उस एरिए में और हों, तो फिर जाके वो लोगों की जो रश है या लोगों को जो इंसानियत की जो ज़रूरत है एहतराम की, वो एक आपका इलाज हो रहा है, एक आपको एहतराम भी साथ चाहिए, वो जानवरों जैसा सलूक नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर ने ये अच्छा किया है, कार्ड दिए हैं, लेकिन अगर हॉस्पिटल बना दिए जाएँ, अच्छे हॉस्पिटल बना दिए जाएँ। एक मियाँ वाली में उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी अपनी बनाई है। सवाल ये है कि आप गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियाँ बनाएं, जिस यूनिवर्सिटियों से आम तालिब इल्म, गरीब आदमी जो है उसको फ़ायदा हो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने
20 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं इस मुल्क में, लोग आज भी उनको याद रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एजुकेशन और हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और हमारे जो गरीब लोग हैं उनको एजुकेशन और हेल्थ में बहुत मसाइल का मसला पेश आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए और फिर प्राइम मिनिस्टर ने क्या ये कहा है कि MM रोड जो है उसको दोराया कर दिया जाएगा या उसको बड़ा कर दिया जाएगा। आपको पता है, आप अदाद शुमार निकाल कर देख लें, किसी प्रोग्राम में आप रख लें, इस इशू पर हम पूरी बात करेंगे कि MM रोड पर कितने एक्सीडेंट हुए हैं और कितने लोग वहाँ पर जो हैं अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं, और जो मर गए हैं उनके जो ख़ानदान हैं उन पर क्या गुजरी है। और उससे ज़्यादा ये MM रोड जो है ये तकरीबन जनूबी पंजाब के आधे शहरों को और गाँव को टच करता है। ये अगर ये MM रोड ही ठीक हो जाए तो इसमें आप मियाँ वाली से लेकर भक्कर, बेहल, लिया और मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, ये तमाम तर एरियाज जो हैं वो उसमें कवर होते हैं और उनकी लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो आसान हो जाएंगी। फिर ज़राअत के हवाले से भी बड़ी अहमियत रखता है। एक जानिब तो मोटरवे है, आप यहाँ से मुल्तान जाएँ तो वो मोटरवे है, सखर तक मोटरवे, और दूसरी तरफ MM रोड पर आप देख लें क्या सूरत हाल है। वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो पहले ही महरूमियों का शिकार हैं, वो फिर और उनकी महरूमियाँ बढ़ जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने अच्छा किया, वो जनूबी पंजाब गए, उन्होंने वहाँ जाके ख़ुद हालात को देखे और वहाँ जो डाकुओं वाली भी उन्होंने बात की। ये तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक मतलब पसंदीदा जुमला है कि डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा, चाहे उनके मुखालफ डाकू हों जिन्होंने करप्शन की, छोटे डाकू या बड़े डाकू हों, तो वो कहते हैं कि उनको भी नहीं छोड़ूंगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि वो जो राजनपुर वाला वाक़या आपने बताया है, वहाँ जो डाकुओं की वीडियो आई है, उनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन ऑपरेशन ऐसा होना चाहिए कि पता लगे कि उनको निशाना इबरत बना दिया। वो ऑपरेशन ऐसा ना हो जैसे पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ हो रहा है कि बातें हम बहुत सुनते हैं, इसने इतने करप्शन की, उसने इतने अरबों की करप्शन की, जब अदालतों में वो मुकदमा जाते हैं तो उड़ा के रख देती हैं जो बड़ी अदालतें हैं, जो अहम अदालतें हैं। आप जानते हैं सजाद तरीन साहब, डाकुओं का मामला आज वज़ीर आज़म ने डिस्कस किया है। अगर अब इन हक़ाइक़ से मेरे ख्याल में वहाँ के रहने वाला तो हरात भी वाकिफ़ है और आम तबकात भी वाकिफ़ हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये डाकू बज़ाते ख़ुद इतनी पावरफुल और इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं होते, बल्कि बासर लोगों के इनके सर पर हाथ होते हैं। वो फिर जब जैसे आपने अदालतों का जिक्र किया, ये गिरफ़्तार हो भी गए और फिर अदालतों से ये आज़ाद हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जो वजूहात हैं उनका ख़ात्मा बड़ा ज़रूरी है। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये जो आपने बासर लोगों का कहा, ये बुनियादी तौर पर ये लोग जो हैं, ये आपने देखा होगा ना, इस पार्टी में से लोग उस पार्टी में और उस पार्टी में, ये क्यों वजह है? इसलिए कि ये लोग जो हैं अब पुलिस को अपने कंट्रोल में रखते हैं, और फिर इस जो क्रिमिनल लोग हैं, जराइम पेशा लोग हैं, चौधरी हों, वडेरे हों, ये जनूबी पंजाब के वडेरे हों, वो सरदार हों जनूबी पंजाब के, वो उनको अपने डेरों पे पालते हैं। फिर ये जितने डाकू हैं, ये जितने लूट मार करने वाले हैं, इनके पीछे कोई ना कोई बड़ा हाथ होता है। मैं आपको 2002 का एक वाक़या सुनाऊँ। मियाँ चन्नू से पीर असलम बोदला MNA थे, पीपल्स पार्टी के टिकट पर जीत के आए। जब जमाली साहब की हुकूमत बन गई तो कुछ अर्सा बाद वो भी चले गए छोड़ के पैट्रियाट ग्रुप में। तो एक दिन मैंने उनसे ये पूछा कि मैंने कहा पीर साहब आप क्यों चले गए, वो कोई वजारत भी आपको नहीं मिली, कुछ भी? उन्होंने कहा कि यार मुझे एक DSP तब्दील कराना था मियाँ चन्नू में, तो वो DSP मेरे लोगों को बहुत तंग कर रहा था, तो वो उस वक्त तक उन्होंने कहा तब्दील नहीं होगा जब तक कि आप उसको शामिल नहीं करेंगे, अपना आप आएंगे नहीं हुकूमत के साथ। तो कहता मैं इसलिए आया हूँ। ये है वो सूरत हाल जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे थे कि पुलिस के ये जो सूरत हाल है इसको हम ख़त्म करें। चले इस पर भी बात करते हैं। शेख रशीद साहब ने दौरा किया कराची का, वहाँ पे सूरत हाल बड़ी दगरगूं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मारूफ रहनुमा हैं सेनेटर ताज हैदर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब वक्त देने का। सर आज शेख रशीद साहब ने दौरा किया, वज़ीर दाखिला दौरा कर रहे हैं और वज़ीर आला सिंध ये कह रहे हैं कि उनके इल्म में भी नहीं है, उनको इत्तला भी नहीं दी गई, और उन्होंने ये बड़ा इमरजेंसी दौरा किया है और ये कहा गया कि बड़े हालात ख़राब हैं और वज़ीर आज़म को रिपोर्ट देंगे। आप नुमाइंदगी कर रहे हैं वहाँ के अवाम की, क्या मामलात हैं? मतलब ये कि मैं पहले तो ये समझ रहा था कि वज़ीर दाखिला किसी निजी दौरे पे गए हैं, लेकिन अखबारात की इत्तला से पता चला है कि वो सरकारी दौरा कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्हें मेरे ख्याल से हुकूमत सिंध से रब्ता रखना था और किसी कमेंट को देने से पहले उन्हें सूरत हाल को जायजा लेना चाहिए था। वज़ीर दाखिला एक पुराने सियासतदान है और मुझे उम्मीद है कि वो माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, माहौल को मज़ीद नहीं बिगाड़ेंगे।
ताज हैदर ऐसे वक्त में कि जब मुल्क को इत्तेहाद की जरूरत। ताज हैदर साहब, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची पहुंचते ये कहा है कि वज़ीर आज़म को मैं वहाँ अमन और अमाना के हवाले से रिपोर्ट दूंगा, तो क्या वहाँ जो फेडरल के इदारे काम कर रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रिपोर्ट नहीं दे रहे? नहीं, फेडरल के इदारे जो हैं वो हुकूमत सिंध की इजाज़त से काम कर रहे हैं। अमन और अमान हुकूमत सिंध का मामला है, और ये कि मुझे उम्मीद है कि इस सिलसिले में शेख रशीद साहब, और जैसा कि मैंने कहा वो सियासी आदमी, तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और वो इत्तेफाक और सूबे के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है उसको बढ़ाने के लिए काम करें। तो ताज साहब, उनके बयानात से तो ऐसे लग रहा है जैसे वफाक और सूबा आमने सामने आने वाला है अगले चंद दिनों में। नहीं, वो तो बयानात तो अब यही एक जो गवर्नर साहब ने भी शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर जी मैं समझता हूं कि हर एक को अपने ओहदे और मनसब के वक़ार का ख्याल रखना चाहिए, और वफाक और सूबे के दरमियान अगर कोई गलतफहमी है तो गवर्नर का मनसब इस बात का तकाजा करता है कि वो इस गलतफहमी को दूर करें, गलतफहमी को बढ़ाने के लिए काम ना करें। सही। और पब्लिक में बात करते हुए कम अज़ कम उन्हें एहतियात करनी चाहिए, और मैं एहतियात करूँ। बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब, अपना कीमती वक्त और हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिक्र करेंगे वज़ीर दाखिला शेख रशीद के कराची दौरे का, लेकिन उससे पहले हम जिक्र कर रहे थे वज़ीर आज़म का लिया का दौरा। शाहतरीन साहब, आप उसमें कुछ कमेंट्स करना चाह रहे थे कि मसाइल सेहत इंसाफ कार्ड देना जनूबी पंजाब के मसाइल का मेरा इब्तदाई सवाल भी यही था। आपने MM रोड का जिक्र किया है, लेकिन इसके अलावा बहुत से मसाइल हैं, उनकी तो डिमांड्स ही कुछ और हैं, वो तो अलग से सूबा मांग रहे हैं। उन लोगों के जो मसाइल हैं वो हल करने के लिए ये एक ही तरीका है कि उनको अलग से आप सूबा दे दें। ट्रैवलिंग कास्ट है उनकी लाहौर तक जाने में। देखिए, सूबा क्यों मांग रहे हैं? ठीक है, सूबा इसलिए मांग रहे हैं कि पंजाब बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है, आबादी बहुत बढ़ गई है, एक बात। दूसरी बात, जो CSS के इम्तिहान हैं, जो मेडिकल के इम्तिहानात हैं, सराइकी सूबा ना होने की वजह से वहाँ के जो रहायशी लोग हैं उनको उनकी सीटें उनको वो नहीं ले पाते मेडिकल कॉलेजों में, CSS में वो नहीं आ पाते। उसकी वजह ये है कि जो बच्चे इस्लामाबाद में या जो बच्चे लाहौर में पढ़ते हैं वो उन बच्चों का मुकाबला राजनपुर और डेरा गाजी खान पढ़ने वाले बच्चों का से नहीं हो सकता। सही। ये जो मुजफ्फरगढ़ में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका तो मुल्तान वाले बच्चों से नहीं हो सकता। चाहे कि हम लाहौर वालों से उनका मुकाबला करें। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये सूबा बन जाएगा, और वो लोग डिमांड सूबा इसीलिए कर रहे हैं कि सराइकी सूबा होना चाहिए, वो इसलिए डिमांड कर रहे हैं कि ताकि लोगों को एक तो अपने मसाइल वहीं हल हो जाएं हमारे, और दूसरा जो है ये CSS के जो एग्ज़ाम है, उसके बाद मेडिकल के जो सीटें हैं वो हमारे सूबे की अपनी होंगी। हमें पता होगा कि जी इतनी सूबे हैं, इतनी हमारी सीटें हैं। अब हमारा ना तो कोई कोटा है, ना ही हमारे कोई वहाँ पर सीटें हैं। उन्होंने तो ये किया ना, जो 2 सेक्रेटरीट बना दिए हैं, वो कहते हैं आपके सूबे की डिमांड थी, चले सूबा फौरी तौर पे फिजिबल नहीं है गवर्नमेंट के लिए, तो उन्होंने एक मुल्तान में बना दिया है और एक भावलपुर में बना दिया है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, आप इस पे प्रोग्राम किसी दिन रख लें, मैं आपको बताऊँगा कि इंडिया में कितने सूबे बने हैं। इंडिया में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उसके कितने सूबे थे और अब कितने सूबे बढ़ गए हैं। ठीक है जी, क्या सूबे बनाने में क्या आपको परेशानी, आप मुझे बताएं। सूबे बनाने में जैसे जैसे आबादी हमारी बढ़ रही है, आप जो इंतज़ामी यूनिट हैं उनको छोटा करें ताकि लोग जो हैं वो अप्रोच कर सकें। जो बात आपने बहावलपुर और मुल्तान वाली बात की, मैं ये समझता हूँ ये भी एक साजिश है वहाँ के लोगों के साथ, सराइकी कौम के साथ। ये एक साजिश है कि सराइकी लोग जो हैं वो आपस में लड़ते रहें, आपस में वो उलझते रहें। ये एक प्रोग्राम के मुताबिक ये सारी चीज़ें की गई हैं। वहाँ आप मुझे बताएं, हम तो ये कह रहे हैं कि जी मुल्तान से, डेरा गाजी खान से अगर हम लाहौर आए हैं तो हमें परेशानी होगी। आपने एक आदमी को ये बना दिया कि जनी एक बहावलपुर में होगा और एक मुल्तान में होगा। आप मुझे ये बताएं, जो DG खान से बहावलपुर जाएगा वो DG खान से लाहौर चला जाए, फिर तो वही बात होगी ना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दो जो सूबे, 2 सेक्रेटरीट बनाए गए हैं और कहा गया है जी वहाँ अफसरान होंगे, वहाँ कोई काम नहीं हो रहा। मेरी वहाँ बहुत सारे लोगों से बात हुई है, कोई सेक्रेटरीट में कोई काम नहीं हो रहा, कोई सेक्रेटरी वहाँ बैठने के लिए तैयार नहीं। जाते हैं फिर छुट्टियाँ ले आते हैं, कोई मेडिकल, कोई कोरोना, कोई और नाम, कोई और नाम। लोगों को कोई नहीं पूछ रहा, लोग बेचारे वहाँ ख्वार हो रहे हैं।
तो ये जो सूरत हाल है, ये सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये जो 2 सूबों की बात की गई और 2 सूबों को मतलब ये कहा गया कि जी भावलपुर अलहदा, 2 सेक्रेटेरिएट के जी भावलपुर में अलहदा, ये मैं समझता हूँ वो जो हम सूबा कहते हैं कि सूबा अलहदा होना चाहिए और एक सराइकी सूबा होना चाहिए, बात ये है उसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश की, उस इशू को डिफ्यूज़ करने के लिए और उस इशू को और तकसीम और मुतनाज़ा करने के लिए और वहाँ के अवाम के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने के लिए अब ये शोशा छोड़ दिया गया है कि नहीं जी 2 होने चाहिए और उस पर कोई काम नहीं हो रहा। अब मैं जनूबी पंजाब महाज वालों से ये पूछता हूँ जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि जी हमारा हुकूमत से मुआहदा हो गया है, हर हुकूमत ये कह रही है कि जी आने वाले दिनों में जो है अगले 100 दिनों में हुकूमत में आने के बाद PTI जो है उस पर इक़दाम शुरू कर देगी और हमारे मुल्तानी मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत उछल उछल के बातें कर रहे थे। क्या हुआ है मैं आपको बताऊं, ये हम अगर हम ये तवक्को रखें कि शाह महमूद या इन जैसे वडेरे जो हैं ये सराइकी सूबा बनने देंगे, ये कभी नहीं बनने देंगे। इनके अपने मफादात हैं, ये अपने मफादात, इनके बच्चे जो हैं वो तो या पढ़ते हैं इस्लामाबाद में या इनके बच्चे पढ़ते हैं लाहौर में या लंदन और अमेरिका में पढ़ते हैं। वहाँ जो आम काश्तकार, आम मेहनत कश जो है, आम मजदूर जो है, उसके लिए कौन से इदारे हैं? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्तान को यूनिवर्सिटी दी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भावलपुर को यूनिवर्सिटी दी, हम उस यूनिवर्सिटियों से पढ़ के हैं जो भुट्टो साहब ने बनाई हैं। अगर भुट्टो साहब वहाँ यूनिवर्सिटियाँ ना देते तो हमारे वालिदैन तो हमें लाहौर ना भेजते कि जी आप पढ़ने के लिए लाहौर जाएँ। तो मैं ये समझता हूँ क्योंकि लाहौर जाना मुश्किल था, सराइकी उसके लिए मुश्किल है कि जी वो अपने बच्चों को वहाँ किसी और शहर में अब भी नहीं भेजते। बिल्कुल ठीक तो है। ये कैसे मतलब आप उस एरिए में जो मसाइल हैं, जो असल मसाइल हैं उनको हल करें। आप कार्ड देंगे तो आप क्या लोगों को क्या आप अगला इलेक्शन कार्ड पर लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, तो ये अगला इलेक्शन मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को बता दूं कि अगला इलेक्शन जो है वो कार्ड्स पे नहीं जीता जा सकता। वो आपको जो आपने वादे किए थे सराइकी सूबा बनाने की, अलहदा सूबा बनाने के, वो वादे आपको पूरे करना होंगे। अच्छा, इसी के साथ ही ये अब थोड़ा अभी हमने जिक्र किया था, ताज समस्त लाइन पर मौजूद थे, ये सूबे की यानी कराची में अभी दौरा वज़ीर दाखिला का बग़ैर वज़ीर आला सिंध के इत्तला के, ताज हैदर साहब ने अभी हमें बताया कि वो तो समझे थे कि कोई निजी दौरे पे आ रहे हैं, ये तो बतौर वज़ीर दाखिला दौरे पे आए थे, अमन व अमान का मामला था। ये सूबे और वफाक के दरमियान जो ठनी हुई, आपको पता है इससे पहले वज़ीर आज़म ने दौरा किया था जिसमें वज़ीर आला सिंध मौजूद नहीं थे, उनके इल्म में नहीं लाया गया था। तो ये यानी पीपल्स पार्टी की जब से वहाँ पर गवर्नमेंट है, वफाक और सूबा सिंध के दरमियान नहीं बन रही, तो क्या आज करने गए थे वज़ीर दाखिला? किस नोयत के अमन व अमान के मामला थे? मैं आपको अर्ज़ करूं, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी तो मियाँ नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे पंजाब में, वो भी ऐसे ही करते थे। मोहतरमा लाहौर जाती थी तो वो लाहौर से शेखुपुरे या कहीं फैसलाबाद चले जाते थे, उसके नताइज अच्छे नहीं निकले। फिर आपको 12 अक्टूबर भुगतना पड़ा, फिर 10 साल के लिए ना कोई इलेक्शन थे ना कुछ था। तो मैं ये समझता हूँ कि शेख रशीद साहब जो गए हैं वहाँ, और शेख रशीद साहब की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची एयरपोर्ट पर जो उनका लबो लहजा था, वो ख़ुद ये बता रहा था कि शेख रशीद साहब सूबे और मरकज़ को उस सतह पर लेके आना चाहते हैं जहाँ उनके फिर जो है ना वापसी जाने के मामलात ना हो और उनमें कोई तसादम हो जाए और कोई सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत आमने सामने खड़ी हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि शेख रशीद साहब जो हैं वो जब कोई अमन की भी बात करते हैं तो उनका लहजा और उनका कहने का अंदाज़ ऐसे होता है जैसे वो किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं। और वो जिस अंदाज़ में बातें करने गए हैं, 18वीं तरमीम के बाद जो सूबे में अमन अमान का मसला है वो सूबाई गवर्नमेंट का है, और सूबाई गवर्नमेंट का जो सरबराह है वो चीफ मिनिस्टर सिंध है। ठीक है जी, जो भी चीफ मिनिस्टर होगा। आपको याद होगा चौधरी निसार अली खान साहब जब वजीर दाखिला थे तो उस वक्त भी एक ऑपरेशन शुरू हुआ था कराची में, लेकिन चौधरी निसार अली खान पंजाब हाउस में, मैं कवर करता रहा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें, चौधरी निसार अली खान हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते थे कि इस ऑपरेशन का जो कैप्टन होगा वो चीफ मिनिस्टर होगा। उस वक्त कायम अली शाह साहब थे, तो वो कहते थे कि जनाब वो चीफ मिनिस्टर कैप्टन होगा इस ऑपरेशन का, सूबाई हुकूमत का। भले जो फेडरल के इदारों के जरिए वो ऑपरेशन करा रहे थे उस पर उस हुकूमत को, सिंध हुकूमत को एतराज़ था, चीफ मिनिस्टर को एतराज़ था, लेकिन वो ये नहीं कहते थे कि जी उनकी वो नहीं होंगे तो हम ये करेंगे। बाईपास नहीं किया गया ना। शेख रशीद साहब को और चौधरी निसार अली खान का कोई मुआवजना नहीं है। जो निसार अली खान है वो एक अलग शख्सियत हैं, लेकिन शेख रशीद साहब वहाँ जो गए हैं, आप देखिएगा जब वो वहाँ से टूर करके 2 रोज़ा मुकम्मल आएंगे तो अब मामलात को इतना गर्म कराएंगे कि फिर जो है ना सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत फिर आपस में जो है वो पंजाजमाई कर रहे होंगे। बोल रहे हैं ना, गवर्नर भी बोल रहे होंगे। और मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये बजाय गरीब अवाम के मसाइल हल करने के बजाय गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई,
या उसके हवाले से नकी साहब कोई बात नहीं करता कि गुर्बत कितनी है, महंगाई कितनी है, बेरोज़गारी कितनी है, सेहत का क्या सूरत हाल है सारे सूबों में। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जनूबी पंजाब का, तो उस हवाले से कोई हुकूमत नहीं कर रही। शेख रशीद साहब उसके लिए कोई इमरजेंसी ना दौरे किए जाते हैं, ना वज़ीर आज़म हिदायत देते हैं किसी ऐसे मिनिस्टर को। वो कल कह रहे थे ना शेख रशीद साहब, मुझे अभी हिदायत मौसूल हुई है वज़ीर आज़म की जानिब से कि आप कराची विजिट करें, तो ये वज़ीर आज़म की हिदायत पर वो गए हैं, तो वो बिल्कुल गए हैं। लेकिन वहाँ जाके वो उनको ये बताना चाहिए कि जी मैं यहाँ आया हूँ, मैं ये पुलिस के जो मसाइल हैं इसमें हल करने के लिए वफाक क्या कर सकता है। कोई नई गाड़ियाँ चाहिए, कोई यूनिफॉर्म चाहिए, कोई थानों की बिल्डिंगें अच्छी चाहिए, कोई और थानों में चीज़ें चाहिए, कोई कैमरे थानों में लगने चाहिए, जिससे गरीब आदमी और आम आदमी को कोई रिलीफ मिले। वो तो कुछ नहीं है, और वो इस लबो लहजे में बात कर रहे हैं जैसे एक मरकज़ का नुमाइंदा जो है वो वहाँ गया है और वहाँ कोई मतलब जाके कुछ करने वाला है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल से ना इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, और इस खराबी की फिर सारी की सारी जो कीमत है इन सूबे और मरकज़ दोनों को अदा करनी पड़ेगी, बल्कि अवाम को अदा करनी पड़ेगी ना, फिर अवाम के लिए मसाइल पैदा होंगे। पानी की तकसीम का मामला भी, हालांकि ये फार्मूला तयशुदा है, उसके बावजूद आपने देखा कि 3-4 दिन से सिंध असेंबली में जो रोज़ाना जिस नौयत की चीखों पुकार होती है इस मामले को लेकर, उस पर भी कोई मेरे ख्याल में रिस्पॉन्स सामने नहीं आ रहा है। रिस्पॉन्स है तो वो कह रहे हैं पहले से तयशुदा फार्मूला है, वो कह रहे हैं जनाब पानी कम हो गया है, आप उसको रिव्यू करें। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि पानी का जो मसला है उस पर एक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत में एक मुआहदा हुआ था, वो मुआहदा मौजूद है, और सिंध भी ये कह रहा है कि उस पर अमल होना चाहिए। लेकिन सूबों को, अगर सूबों के हिस्से का आप पानी नहीं देंगे तो फिर सूबे यही करेंगे ना जो सिंध कर रहा है। मैं आपको अर्ज़ करूं कि उनकी सारी फसलें जो हैं, उनकी सारी जो ज़राअत है और उनके बाकी जो तकरीबन जो मामलात हैं वो सारे पानी और ज़राअत के साथ मुंसलिक हैं। सिंध में आपको पता है बहुत ज़्यादा गुर्बत है, सिंध में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। उसके बाद अगर आप सिंध का पानी भी बंद कर देंगे या उनका हिस्सा कम कर देंगे तो फिर वो कम से कम रोएंगे तो ज़रूर ना। अब आप ये कहते हैं कि हम उनको मारें भी, उनका गला भी दबा दें, उनको पानी भी ना दें और उनको रोने भी ना दें, ऐसा नहीं होता। जिस आदमी को आप मारेंगे, जिसका आप गला दबाएंगे, वो कम से कम रोएगा तो ज़रूर ना, फरियाद तो करेगा ना। ये कह रहे हैं कि डैम्स में पानी की कमी का मामला है, ज़ाहिर है डैम्स के हवाले से भी कभी काम नहीं किया गया। और फिरदौस आशिक अवान साहब कल इस इशू पे बोली हैं, वो बात करी थी कि आप सिंध की बात करते हैं, पंजाब के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है पानी की तकसीम, वो भी इरसा पर उन्होंने भी गुफ्तगू की है। तो मेरे ख्याल में ये फिर मुतालिका महकमे को देखना चाहिए, बजाय कि सियासी बयानबाजी हो, उसको टेक्निकली हल करने की ज़रूरत है। ये पानी का मामला, ग्लेशियर्स नहीं पिघल रहे, पानी का जो मामला है और जितना इसमें इख्तलाफात पैदा हो गए, मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को चारों जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको बुलाना चाहिए, और साथ ये जो इरशा के लोग हैं इनको भी बुलाना चाहिए, चेयरमैन इरशा को बुलाना चाहिए, उनको जो मेम्बरान हैं उनको बुलाना चाहिए, सबको बिठाकर एक जगह पर वहाँ डिस्कस करना चाहिए। चेयरमैन इरशा के साथ वो कह रहे हैं तौहीन आमेज़ रवैया रखा गया है, क्या सूरत हाल है, क्या क्या मसाइल हैं, ताकि चीफ मिनिस्टर चारों बैठे होंगे तो उनको पता चल जाएगा, बजाय इसके कि ये इख्तलाफात हों और मिनिस्टर एक दूसरे पर बयानात दें और दस्तों गिरेबान हों। ऐसी सूरत हाल का मैं फिर कहूँगा कि नताइज अच्छे नहीं होते। अच्छा, लेकिन सजाद तरीन साहब, ये तो मामला है ना पानी की तकसीम का, और इसे टेक्निकल इसका मुताल्लिका शोबे भी मौजूद हैं जिसे हल करने की ज़रूरत है, शायद टेबल टॉक पे हो भी जाए। लेकिन ज़ाहिर है वज़ीर दाखिला का जो विज़िट है उसका ताल्लुक़ खालिसतन वहाँ के अमन व अमान से मुतालिक है, और कराची की जो सूरत हाल रही है अब मुख्तलिफ है उससे। तो क्या फिर कोई इस किस्म के मामला सर उठा रहे हैं? क्या अचानक ज़रूरत पेश आई शेख रशीद साहब को जाने की? अगर हम बतौर वज़ीर दाखिला देखें, क्या अमन व अमान इस हद तक ख़राब है कराची का या सूबा सिंध का? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आप जायज़ा ले लें, बल्कि किसी दिन हफ्ते में एक हम प्रोग्राम इस पे करते हैं कि उसी दिन में हम रिपोर्ट मंगवा लेंगे आईजी पंजाब से भी और आईजी सिंध से भी, ठीक है जी। और उसमें आप देख लें कि लाहौर में कितने क्राइम हुए हैं और कराची में कितने क्राइम हुए हैं। देखें, बड़े शहरों में मसाइल होते हैं, ये बात नहीं है मसाइल नहीं होते, वहाँ क्राइम भी होते हैं, जहाँ गुर्बत होती है वहाँ क्राइम होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप जाएं वहाँ, ये सारा पाकिस्तान, सारे पाकिस्तानी बिल्कुल ठीक है, ये कोई किसी एक आदमी के बाप की जागीर नहीं है पाकिस्तान, ये सारा पाकिस्तान हर उस पाकिस्तानी का है जो हमारे मुल्क में रहता है, ठीक है जी। तो मैं ये समझता हूँ कि आप इस तरह ना जाएं कि जैसे अगले लोगों को लगे कि जी आप कोई एक्शन करने के लिए आ रहे हैं। आप वहाँ जाएं, आप चीफ मिनिस्टर के पास बैठें, उनको बताएं जी कि वफाक का क्या हेल्प चाहिए आपको अमन माना की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए, वफाक को क्या चीज़ चाहिए, वफाक में क्या आपको फ़राहम कर सकता है, कोई गाड़ियाँ फ़राहम कर सकता है, कोई और चीज़ फ़राहम कर सकता है, आप उनको तजवीज़ दें, जनाब के हमारे पास ये रिपोर्ट्स हैं,
अमन अमाना को बेहतर करने के लिए आप पुलिस की नई भर्तियां करें, आप पुलिस को और बेहतर करें, पर आप बाकी चीज़ों को बेहतर करें। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो वो खड़े होकर 136 दिन भाषण देते रहे हैं डी चौक पर, वो उसमें अक्सर एक जिक्र करते थे अब्बास खान की रिपोर्ट का। अब्बास खान जनरल बाबर के साथ भी काम करते रहे। जनरल बाबर उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, वो पंजाब में आईजी थे। उनकी एक रिपोर्ट का जिक्र करते थे जो इधर पड़ी हुई है हाई कोर्ट में जी। उनकी एक रिपोर्ट पड़ी हुई जिसमें उन्होंने लिखा है कि पंजाब में जो पुलिस है उसमें क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है, बाकी मसाइल नहीं हो रहे। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि हम पुलिस में इस्लाहत करेंगे। कहाँ गई वो इस्लाहत? 3 साल तो आपके हो गए हैं, वो 3 साल में को आपको एक्शन नज़र आया? पुलिस का जो सियासी असर था कि जी वो उनको निकाल देंगे, उनको ये कर देंगे, कुछ हुआ? आप बताएं। अब फेडरल मिनिस्टर थे, अब सेनेटर हैं, अपना क्या नाम है फैसल वाडा, वो कहते हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के लिए तो एक SHO ही काफ़ी है जी। यार इस बात के बाद आप मुझे बताएं, ये रियासत मदीना के नारे लगाना और ये सारा कुछ करना, ये यार ये क्या अवाम को आप क्या बता रहे हैं? आपका एक बड़ा जिम्मेदार आदमी ये कह रहा है, बैठा सेनेटर बैठा हुआ ये कह रहा है, फेडरल मिनिस्टर के ओहदे पर हैं वाडा साहब, वो कहते हैं कि एक SHO काफ़ी है जहांगीर तरीन ग्रुप के लिए। फिर आप कहते हैं जी नवाज शरीफ इस्तेमाल करता था कि नवाज शरीफ जी उसके ज़माने में ये करता था। तो बिल्कुल ये तमाम तर चीज़ें देखने की भी ज़रूरत है थोड़ा सा पॉलिटिकल महाज पे, क्योंकि ये मामला अमन से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि सियासी मामलात हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। जैसे ताज हैदर साहब ने ये हवाला दिया, शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला भी हैं लेकिन सियासी शख्सियत भी हैं, तो शायद इसका मामला जो है वो सियासी मामलात और इंतखाबात और पॉलिटिकल इशूज़ जो है वो ज़्यादा थे उसका मामला है। लेकिन उसके हवाले से अगर हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान भी हैं और फिर चौधरी निसार का मामला भी है, वो भी डिस्कस करते हैं। नाज़रीन यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जिक्र करेंगे कि चौधरी निसार अली खान ने आज हल्फ उठा लिया है और वो चूँकि पंजाब असम्बली में बैठे हैं और हुकूमती बेंचेस पे उन्होंने बैठना चूज़ किया है, तो इस हवाले से भी बात करेंगे और फिर जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, जो बयानात सामने आ रहे हैं उसका भी जिक्र करते हैं। जातरीन साहब, चौधरी निसार ने आखिरकार हल्फ उठा लिया है और वो ऑर्डीनेंस का मामला था या जो भी था उसकी जो भी वजूहत थी, लेकिन हल्फ उठाने के बाद जब उनसे पूछा गया चेयर के हवाले से, लॉबी के हवाले से, तो उन्होंने हुकूमती बेंचेस को चूज़ किया है। तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा क्या इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि वो आज़ाद के तौर पर आए थे। जी मैं इस पर आता हूँ चौधरी निसार अली खान पे। मैं एक सिर्फ आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अभी ब्रेक के दौरान हमें मुल्तान से एक मैसेज आया है। अच्छा। और एक प्रोफेसर साहब ने बताया कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में जो सेक्रेटरी बैठे हुए हैं उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है और सारे का सारा रिकॉर्ड जो है वो लाहौर में है। वो किसी का कोई काम नहीं कर पा रहा है, ना उनको कोई काम वो करना चाहते हैं क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं है। तो अभी भी सेक्रेटरी वहाँ पर हैं लेकिन काम सारे लाहौर से हो रहे हैं। अवाम बहुत परेशान है। ये जो सेक्रेटरी बिठाए गए, 2-2 चक्कर लगाने पड़ते हैं, जो सेक्रेटरी बिठाए गए हैं वो उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि उनके पास रिकॉर्ड नहीं है और कोई काम वहाँ नहीं हो रहा। ये मुझे मुल्तान से अभी ब्रेक के दौरान जो है। अच्छा। आपने चौधरी निसार अली खान की बात की। चौधरी निसार अली खान जो हैं वो अभी सियासत वहाँ गए हैं, अभी वो चीज़ें अपनी कार्ड्स जो हैं वो अपने उन्होंने सीने के साथ लगाए हुए हैं। वो आने वाले दिनों में जो हैं ये कार्ड्स अपने लेके सामने आएंगे और मैं समझता हूँ कि वो कोई जो पस पर्दा चीज़ें तय हो रही हैं उन चीज़ों से यकीनन इस बात का इम्कान मौजूद है कि चौधरी निसार अली खान जो हैं वो पंजाब में एक रोल करेंगे। और दूसरी बात ये, जिस वक्त जो लोग मौजूद हैं ना पंजाब असम्बली में, उनमें कोई इस कद काट का आदमी भी नहीं है जिस कद काट के चौधरी निसार अली खान है। चौधरी निसार अली खान एक बड़े कद काट के आदमी हैं और चौधरी निसार अली खान जो हैं उनमें फ़ैसले करने की सलाहियत मौजूद है और वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मामलात को अच्छे वज़ीर दाखिला रहे हैं जी बिल्कुल। और फिर पूरी असम्बली जो पंजाब असम्बली है इसमें चौधरी निसार अली खान जिस कद काट के आदमी हैं, मैं समझता हूँ वो जिधर जाएंगे लोग उनके पीछे पीछे होंगे और इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि वो पंजाब में आने वाले दिनों में कोई हलचल पैदा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलमिस्ट हैं हाजी नवाज रज़ा साहब। बहुत शुक्रिया आज साहब वक्त देने का। सर, आज चौधरी निसार अली खान ने हल्फ उठा लिया है और इससे आपके इल्म में है कि पहले ये तासुर मौजूद है कि पंजाब में बड़ी तब्दीली रूनुमा होने वाली है। वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब भी मुतहर्रिक हैं और पंजाब के हवाले से ज़ाहिर है दीगर जमातों के भी स्टेक्स हैं। चौधरी निसार की एंट्री क्या असरात मुरतब करेगी? अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई है, वो मोटरवे पर इस्लामाबाद की जानब आ रहे हैं। उनके अभी फिलहाल तो कोई ऐसे अज़ाम नहीं है कि वो फौरी तौर पर कोई
अपना लायाबी का ऐलान करेंगे, लेकिन वो जिसका वो इंतजार करेंगे जब पंजाब असेंबली में होने वाली जो गर्मियां हैं उनका कोई नतीजा सामने आता है। अगर तो पंजाब असेंबली में एक बड़ी तादाद में लोग उस उस्मान बुज़दार के खिलाफ हो गए तो यकीनन चौधरी निसार अली खान का रूल होगा। और मेरा ख्याल ये है कि चौधरी निसार अली खान कद काट के आदमी है, इस कद काट का आदमी या वहां पर चौधरी परवेज इलाही है या चौधरी निसार अली खान है, इसके अलावा उनके कद काट का कोई आदमी नहीं है। और इस बात का कभी इम्कान है कि अगर उस्मान बुज़दार को हटाना गुज़ीर हो गया और एक तो जो मुख्तदर कुत्ते हैं वो भी इस बात पर तैयार हो गई कि अब मुझे मालूम है कि ये जो चौधरी निसार अली खान का हलफ हुआ है, इस हलफ के पीछे की ताकतवर लोगों का उनको हुक्म था, क्योंकि इसके बावजूद भी स्पीकर का ऑफिस जो है वो हलफ उठाने के लिए तैयार नहीं था। फिर उन्होंने कहीं से हुक्म मौसूल उनका हुआ और फिर उन्होंने चौधरी निसार अली खान को मुद्दू किया जो हलफ उठाकर वापस इस्लामाबाद आ रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों तक आप देखेंगे कि हलचल जो मचती है पंजाब में उसके हाजी साहब सज्जाद तरीन बोल रहा हूँ। चौधरी निसार अली खान जिस कद काट के आदमी हैं वो तो असेंबली में जिस तरफ जाएंगे अरकान का झुरमुट तो उनकी तरफ ही होगा, चाहे वो मुस्लिम लीग में हो, चाहे वो मुस्लिम लीग काफ के हों, चाहे पीटीआई में उनके लोग हो, पीटीआई वाले लोग हों, वो तो चौधरी निसार अली खान के इर्द गिर्द मौजूद होंगे। तो क्या चौधरी निसार अली खान की मौजूदगी में उस्मान जो हैं बुज़दार साहब वो कोई ज्यादा टाइम निकाल सकेंगे? लेकिन चौधरी निसार अली खान अगर वहां पर पंजाब असेंबली में बैठना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि अपोजिशन के और हुकूमत के तमाम अरकान बेशतर अरकान चौधरी निसार अली खान के गिर्द बैठना शुरू कर देंगे। वो एक मकनातीसी शख्सियत है और एक बड़े कद काट के सियासतदान है। यकीनन जब वो पंजाब असेंबली में आना जाना शुरू करेंगे तो कोई ना कोई एक रास्ता निकलेगा। चौधरी निसार अली खान का हलफ उठाना जो एक पहले मुझे गैर मामूली बात नजर आती थी कि नहीं होगा, जब हलफ हो गया तो इसका मतलब है कि पहला स्टेप तो हो गया। चौधरी निसार अली खान हलफ उठाकर अब आराम से पहला स्टेप उनका हो गया। बहुत शुक्रिया हाजी नवाज रज़ा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की है। सज्जाद तरीन साहब, हाजी नवाज रज़ा साहब ने एक अपना तज्जिया पेश किया और वही बात की है कि ज़ाहिर है वो जब उनका पहले तो ये लग रहा था कि शायद हल्फ ही नहीं उठाने दिया जाएगा, वो ऑर्डिनेंस आ रहा था, दीगर मामला थे, अब हल्फ तो उठा लिया गया है और ये पहला स्टेप जिसको नाम दिया हाजी नवाज रज़ा साहब ने, यह बारिश का पहला कतरा है, तो इसका मतलब है कि फिर वो हलचल और वो जो तूफान की खबरें हैं वो दुरुस्त हैं, उसकी जानिब आहिस्ता आहिस्ता मामला आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये फैसला उन्होंने क्यों किया हुकूमती बेंचेस वाला, इस सवाल से भी आप देखिए ये मेरे ख्याल में अभी कोई इब्तदाई होगा कि हलफ उठाने के बाद उन्होंने कहा चलो यहीं बैठ जाते हैं, वो कोई ऐसी बात ऐसा इशू नहीं है मेरे ख्याल को खास। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, चौधरी निसार अली खान जैसे मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में कहा था कि वो 1985 में सियासत में आए हैं और लोग उनको जानते हैं, लोगों से उनके ताल्लुक़ हैं और लोगों के बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने सियासत एक साथ शुरू की है। तो उनके बल्कि अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके वालिदैन के साथ चौधरी निसार अली खान ने सियासत की, अब उनके बच्चे आगे आए हुए हैं, तो वो चौधरी निसार अली खान का बहुत एहतराम करते हैं, चाहे वो बेशक नून लीग में हो, चाहे वो काफ लीग में हो, चाहे वो पीटीआई में हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी में हो। तो चौधरी निसार अली खान का जो एहतराम है वो सारी जमातों में मौजूद है। चौधरी निसार अली खान जो हैं वो अब जैसे हाजी साहब ने कहा ना, पहला स्टेप मैं समझता हूँ कि चौधरी निसार अली खान गए ही इसीलिए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक भारी भरकम शख्सियत आपके सामने बैठी हो और उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो मामला चला सकें। वो चौधरी निसार अली खान का असेंबली में बैठना ही बुज़दार के लिए मेरे ख्याल में खतरे की घंटी है। और मैं वो शख्सियत के प्रेशर के तहत आप बात कर रहे हैं, उस्मान बुज़दार साहब नहीं चला पाएंगे। मैं उनके ताल्लुक की बात कर रहा हूँ, उनके ताल्लुक की बात कर रहा हूँ। चौधरी परवेज इलाही भी बैठे हैं वहाँ पे, तो मैं आपको अर्ज़ करूँ कि चौधरी परवेज इलाही साहब को हाजी नवाज रज़ा साहब मेरे सीनियर हैं, मैं उनके साथ काम करता रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि चौधरी निसार अली खान या परवेज इलाही उस कद काट के आदमी, मैं समझता हूँ कि चौधरी निसार अली खान जिस कद काट के आदमी, चौधरी परवेज इलाही उस कद काट के आदमी नहीं है। चौधरी परवेज इलाही जाटिज़म जो है वो चला सकते हैं और जाटों को अपने इर्द गिर्द जमा करते हैं और जाटों के साथ चल सियासत कर सकते हैं। लेकिन चौधरी निसार अली खान जो हैं वो राजपूत हैं, लेकिन वो कोई इस तरह का काम नहीं, उनका वैसे लोगों से ताल्लुक़ है, तो लोग वैसे उनसे मोहब्बत करते हैं। तो इस हवाले से वो परवेज़ इलाही का और चौधरी निसार अली खान का मुआवजा
मुआवजा नहीं किया जा सकता। और जिस तरह सियासत को मैं समझ रहा हूँ चौधरी निसार अली खान समझते हैं, मैं फिर वो जिक्र करूँगा, आपको याद होगा ब्रिगेडियर एजाज शाह जो वज़ीर दाखिला थे जब, तो उन्होंने ये अपने इंटरव्यू में ये बात कही थी कि अगर मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो चौधरी निसार अली खान की बात मानते तो आज मुस्लिम लीग नून हुकूमत में होती और नवाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म होते। इस बात से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो दूसरी जानिब जो है वो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वाज़ेह कर दिया कि सदर जो है नून लीग के शहबाज शरीफ साहब हैं और उन्हीं के बयानिया को वो पॉलिसी समझेंगे। आपको पता है इससे पहले मरियम नवाज साहब ने कुछ जुमलों के अटैक किए थे, उन्होंने शायद खाकान अब्बासी का कहा था कि वही हमारा मौक़िफ़ है। देखें, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो अब मरियम नवाज साहबा की सियासत है या उसमें जो पहले भी मुस्लिम लीग डिवीज़न है, एक बयानिया और है, दूसरा बयानिया और है, तो मेरे ख्याल में वो उन्होंने समझ लिया है, ख़ुद मुस्लिम लीग ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी समझ लिया है कि अगर आगे बढ़ना है तो फिर शहबाज शरीफ को पीडीएम में बयानिया लेके आगे चलना होगा, नवाज शरीफ का बयानिया नहीं चल सकता। एक छोटी सी बात मैं सिर्फ ये करना चाहता हूँ, ज़ाहिर है आपके पास टाइम खत्म हो गया। मुझे ज़ीरक कंपनी का कल हमने जिक्र किया था रिंग रोड के हवाले से, तो ज़ीरक कंपनी के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है। कल के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि रिंग रोड पर ज़ीरक कंपनी का क्या रोल था, क्या रोल है। इसी हवाले से ही चूँकि प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा, एतजाज़ नकीर से जातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।